नमस्ते। जब भी भारत के डिफेंस सेक्टर की बात होती है तो दिमाग में एक ही तस्वीर आती है ना? दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में से एक। ये एक ऐसी कहानी है जो हम सब सालों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि पिछले सिर्फ 10 सालों में भारत ने इस पूरी कहानी को सिर के बल खड़ा कर दिया है। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये एक रणनीतिक भूकंप जैसा है जिसकी लहरें आप समझिए वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक महसूस की जा रही हैं। तो सवाल ये है कि ये बदलाव आखिर है कितना बड़ा। चलिए जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं। साल 2013-14 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट कितना था? महज 686 करोड़ रुपए। और अब ठीक एक दशक बाद 2024 तक जानते हैं ये आंकड़ा कहां पहुंच गया? ये उछलकर 23,600 करोड़ रुपए को भी पार कर गया है। जी हाँ, 686 करोड़ से सीधे 23,600 करोड़। ये 34 गुना की जबरदस्त छलांग है। और ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सबूत है एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री के काया पलट का। तो चलिए पहले सेक्शन में इसी चौंकाने वाली छलांग को समझते हैं। ये जो एक्सपोर्ट में उछाल आया है, इसके पीछे के आंकड़े वाकई दिमाग घुमा देने वाले हैं। और मजे की बात यह है कि कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही। सरकार का अगला टारगेट पता है क्या है? 2028-29 तक इस आंकड़े को 50,000 करोड़ रुपए के पार ले जाना। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, भारत का मास्टर प्लान। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? देखिए, ये कोई चमत्कार नहीं है। ये एक बहुत ही सोची समझी, एक डेलिबरेट घरेलू स्ट्रैटेजी का नतीजा है, जिसकी नींव कई साल पहले ही रख दी गई थी। इस मास्टर प्लान के आप कह सकते हैं 3 सबसे बड़े स्तंभ हैं जिन्होंने आत्मनिर्भरता की पूरी नींव रखी है। पहला, घरेलू कंपनियों को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स देना। दूसरा, इंपोर्ट पर रोक लगाने के लिए इंडिजनाइजेशन लिस्ट्स बनाना। और तीसरा, डिफेंस प्रोडक्शन के लिए खास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार करना। अब ये जो पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट है, सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए कि सरकार ने एक शॉपिंग लिस्ट तैयार की है, लेकिन ये उन चीजों की लिस्ट नहीं है जो खरीदनी है, बल्कि उन चीजों की है जो अब विदेश से नहीं खरीदी जाएंगी। ये घरेलू इंडस्ट्री को एक सीधा साधा मैसेज है कि भाई, ये खास आइटम्स, चाहे वो कोई गोला बारूद हो या किसी ड्रोन का छोटा सा पुर्जा, अब आपको ही बनाना होगा। और खरीदार हम है सरकार, आपसे ही खरीदेगी। और देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ कागजों पर हो रहा है। इसका सबूत जमीन पर है। मिसाल के तौर पर सिर्फ एक साल 2024-25 में ही 99,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए। और इनमें से ज्यादातर किसे मिले? भारतीय कंपनियों को। और इस पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्पेशल डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी बनाए गए हैं। तो ये तो हुई घर की कहानी, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया में कैसा दिख रहा है? अब ये विश्लेषण यहाँ से और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। क्यों? क्योंकि भारत की जो एक्सपोर्ट लिस्ट है ना, उसमें कुछ ऐसे नाम हैं जो किसी को भी चौंका सकते हैं। तो आखिर सवाल यही उठता है कि भारत के ये नए ग्राहक हैं कौन? आज की तारीख में भारत 80 से भी ज्यादा देशों को अपने डिफेंस प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है। और ये कस्टमर लिस्ट काफी डाइवर्स है। इसमें आर्मेनिया और मिस्र से लेकर तुर्की, आसियान देश और मिडिल ईस्ट के कई देश शामिल हैं। ये अपने आप में भारत के बढ़ते ग्लोबल असर का एक बड़ा सबूत है। लेकिन इस लिस्ट में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी, और यही नाम इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देते हैं। इस लिस्ट में जो सबसे चौंकाने वाले नाम हैं वो है अमेरिका और फ्रांस। जी हैं, बिल्कुल सही सुना। वही देश जो हमें राफेल फाइटर जेट और अपाचे हेलीकॉप्टर जैसे एडवांस्ड हथियार बेचते हैं, आज वो खुद भारत से डिफेंस के पार्ट्स और उपकरण खरीद रहे हैं। मतलब रोल्स पूरी तरह से रिवर्स हो गए हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। भारत सिर्फ बने बनाए हथियार नहीं बेच रहा, नहीं, बल्कि वो ग्लोबल सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद हिस्सा बन रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि अमेरिकी सेना के सबसे एडवांस्ड F-35 फाइटर जेट के अंदर भी कोई छोटा लेकिन बहुत जरूरी हिस्सा मेड इन इंडिया हो। ये भारत की इंडस्ट्रियल मैच्योरिटी का सबसे बड़ा सबूत है। चलिए अब चौथे सेक्शन पर आते हैं, एक नया वैश्विक खेल। इस पूरे बदलाव का जियोपॉलिटिकल असर बहुत गहरा है। खासतौर पर 2 राजधानियां, वॉशिंगटन और बीजिंग, इस पर बहुत करीबी नजर रखे हुए हैं। लेकिन दोनों के देखने का नजरिया जमीन आसमान का है।
अमेरिका के लिए भारत एक अहम स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, खासतौर पर इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते दबदबे को बैलेंस करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ चीन भारत के इस मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को और वेस्टर्न देशों के साथ उसकी बढ़ती नज़दीकियों को अपने लिए एक बड़े चैलेंज की तरह देखता है, एक ऐसा चैलेंज जो उसके रीजनल एम्बिशंस के रास्ते में आ सकता है। तो इसका मतलब क्या ये है कि भारत ने अब इंपोर्ट करना यानी बाहर से खरीदना बंद कर दिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब भारत क्या खरीद रहा है और किससे खरीद रहा है, ये पूरी तरह बदल गया है। रूस, जो हमारा पारंपरिक सप्लायर रहा है, उस पर निर्भरता कम हुई है और उसकी जगह अब फ्रांस, अमेरिका और इजराइल जैसे देश ले रहे हैं। इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपनी ज़रूरतों के लिए किसी एक देश पर डिपेंडेंट ना रहना। और ये हमें हमारे आखिरी सेक्शन पर लाता है, रणनीतिक स्वायत्तता की खोज। तो इन सारे आंकड़ों, इन योजनाओं और जियोपॉलिटिकल बदलावों का आखिरी मकसद क्या है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है। वो लक्ष्य है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी रणनीतिक स्वायत्तता। अगर आसान भाषा में कहूं तो इसका मतलब है अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर ना होना, अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी। देखिए, जो देश अपनी रक्षा के लिए आत्मनिर्भर होता है ना, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ज्यादा आज़ाद होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। भारत की ये जो सफलता है, ये आज भी एडवांस देशों से मिलने वाले टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर काफ़ी निर्भर करती है। तो सवाल ये है कि जैसे जैसे भारत का अपना घरेलू उद्योग और ज़्यादा एडवांस्ड होता जाएगा, इन इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स का क्या होगा? क्या जो आज के सहयोगी हैं वो कल के प्रतियोगी बन सकते हैं? इसी सवाल का जवाब भविष्य में भारत की ग्लोबल भूमिका को सही मायनों में तय करेगा।